हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे थे तो हिंदी में हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आप कवर नहीं कर चुके हैं जितने हम टॉपिक पढ़ाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अब आपको पढ़ाने वाले हैं संज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में समझेंगे, कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं और कौन कौन से होता है, इसके पहचान के नियम क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद बहुत ही जल्द हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। संज्ञा से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक के प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। तो अगर आप यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं तो उसमें ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं संज्ञा क्या होता है। तो दोस्तों, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा कैसे बनता है तो आपको बता दें, सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा से संज्ञा बनता है। तो और सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जो होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है ये पूरा समझ लीजिए। संज्ञा का अर्थ मुख्य रूप से नाम होता है। मुख्य रूप से नाम होता है, नाम तो कह दिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ और भी पूरा होता है, उसको हम बता रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि के सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का आपको बोध कराए, वो ज्ञान कराए कि ये वस्तु है, ये भाव किस भाव है, ये स्थान है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन से संज्ञा होते हैं, कौन कैसे कैसे संज्ञा, मोहन ये किसी व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा कहलाएगा। इसके बाद सोहन जयपुर स्थान है तो इसलिए ये भी संज्ञा होगा। कुर्सी, पेन, नदी, अमीर, गरीब, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि, बचपन भाव है तो दोस्तों ये भी एक संज्ञा है। तो आपको अभी हम बताएंगे कैसे आप पता करेंगे कौन सा भाव है, कौन सा दूसरा संज्ञा है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा के तीन भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो संज्ञा के तीन भेद कौन कौन से हैं, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का जो बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो नाम का बोध कराए, जैसे व्यक्तियों का नाम, कौन कौन से व्यक्तियों का नाम, जैसे रमेश, सुरेश, मोहित, रोहित, रीमा, सीमा इत्यादि। आप अपना भी नाम ले लीजिए, उसमें आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और वस्तुओं के नाम जैसे कि उषा पंखा, खेतान कूलर, सेलो कुर्सी, गोदान पुस्तक। दोस्तों इसमें आपको ध्यान ये देना है कि अगर पंखा पूछेगा तो वो दोस्तों जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन उषा पंखा दिया है तो उस उषा पंखा का जो पार्टिकुलर उषा पंखा है उसको बोध करा रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहा है। इसी तरह अगर कूलर कहेगा तो जातिवाचक हो जाएगा, और खेतान कूलर जो कह रहा है इसका अर्थ होता है कि वो स्पेशल उसी खेतान कूलर की बात कर रहा है जो हमें बताना चाह रहा है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह सेलो कुर्सी और गोदान पुस्तक, पुस्तक जो होता है वो अलग हो जाएगा, लेकिन गोदान पुस्तक लगा देने से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह रेनॉल्ट पेन हो जाएगा, वोल्टास एसी हो जाएगा, वीडियोकॉन टीवी हो जाएगा। तो ये सारे उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा के। इसके बाद कुछ स्थानों के नाम देख लीजिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। कौन कौन से, गंगा नदी, अरावली पर्वत, अमेरिका, भारत, जोधपुर, कुम्हेर, कुर्सी। दोस्तों ये सारे होते हैं स्थानों के नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। अगर केवल नदी कहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा। गंगा नदी कह दिया इसलिए आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसे लाना होगा। पर्वत नहीं होगा, सिर्फ इसमें अरावली पर्वत जब कहेगा, मतलब उस पर्टिकुलर का नाम जब ले लेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसमें एक विशेष जो है वो आपको ध्यान देना है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है और इसका बहुवचन भी बनता है। तो अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इसका बहुवचन रूप बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जब एक वचन में रहेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरा हमारा आता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा।
तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसका देखते हैं उदाहरण। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के पूरी जाति का वर्ण बोध कराने पर, पूरी जाति का बोध अगर कराएगा तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, स्त्री, पुरुष, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, तोता, कबूतर, कुत्ता। इसमें देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कुछ अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में उस पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में पूरे समूह की बात कर रहा है। जैसे मनुष्य की बात कर रहा है तो मनुष्य एक नहीं, कई, पूरे समूह, मनुष्यों की समूह की बात कर रहा है। स्त्री, एक स्त्री की नहीं बात कर रहा है, ये पूरे जितने भी स्त्री होती हैं उसके स्त्री समूह की बात कर रहा है। इसी तरह पुरुष, पूरे पुरुष समूह की बात कर रहा है, और पूरे लड़की समूह की बात कर रहा है। तो इस तरह से आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे गाय, भैंस है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर आपने किसी गाय का कुछ नाम रख दिया है, तो अगर उस नाम लेकर उस गाय का नाम लिख रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर सिर्फ गाय कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह बकरी, तोता, कबूतर, ये सारे हैं। तो आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। तो जैसे कुछ वस्तुओं के नाम देख लीजिए जो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे पंखा, टीवी। यहाँ देखिए दोस्तों, पंखा सिर्फ पंखा लिखा है, वहाँ पर आपको कंपनी का नाम वोल्टास पंखा, उषा पंखा जो है वो सारा लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंपनी का नाम, ये पूरे पंखे जाति का बोध कराता है, किसी भी कंपनी का पंखा हो। इसी तरह टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, पुस्तक। यहाँ किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं ले रहा है, पूरे पुस्तक की बात कर रहा है। पेन, कुर्सी, मेज, मोबाइल। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद कुछ स्थान के नाम देख लीजिए जो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे नदी, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय, ई मित्र इत्यादि। तो जैसे अगर आपको गंगा नदी की बात करेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन सिर्फ नदी की बात कर रहा है तो उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सारी नदियों के नाम उसमें आ गए हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा आएगा। इसी तरह झील में किसी एक झील की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे झील की बात कर रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है। इसमें भी एक विशेष आपको क्या ध्यान देना है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। इसमें भी वही होगा दोस्तों, बहुवचन में प्रयोग करते हैं जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, पूरे समूह की बात करेगा। तो समूह की जहाँ बात आएगी वहाँ बहुवचन ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसको एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। क्या इसमें भाव का बोध कराएगा, अवस्था, गुण, दशा, आकार और स्वभाव, इन सारी चीज़ों को जो आपको बोध कराएगा वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख, दुख, ये आपका भाव प्रकट कर रहा है। सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, दया, प्रार्थना, प्रेम, प्यार, मिठास, सौंदर्य, ये भाव है। एक सौंदर्य एक भाव है, तो इसलिए इसके भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। इसमें भी आपको विशेष क्या ध्यान देना है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगा। आप कोई भी भाववाचक संज्ञा उठाइए, उसके साथ जब आप वचन का प्रयोग करेंगे तो हमेशा एक ही वचन उसके साथ आएगा। बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुवचन बनाएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बन जाती है हम वो आगे उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। तो आपको भाववाचक संज्ञा ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से, एक होता है द्रव्यवाचक, एक होता है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो इसे देखेंगे तो इसका होगा वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाची या जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएंगे। जैसे सोना, चांदी, तावा, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, स्टील, तेल, दूध, घी, पानी, शक्कर, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं।
लेकिन अगर जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी पूछ ले तो कौन से, तो होगा द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद में ही आते हैं। तो और दूसरा क्या है, समुदाय समूहीवाचक जातिवाचक संज्ञा। तो क्या होते हैं ये, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय समूह का बोध कराते हैं। समुदाय या समूह जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, गण, जन, टोली, गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार। तो ये सारे समुदाय समूहवाची संज्ञा में आते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसके आगे बता दें कि संज्ञा की पहचान के विशेष क्या नियम होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी संज्ञा इसमें है। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होता है। ये कैसे होता है, तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो इसमें सीमा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा जी सीमा। लेकिन आपको दूसरा नाम दिख रहा होगा लक्ष्मी, तो आप अगर ये सोच कर चलेंगे कि नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है तो यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। ये नाम जो लक्ष्मी लिखा है तो उस लक्ष्मी के लिए नहीं लिखा गया है। ये लक्ष्मी है मतलब धन, धन के रूप में इस लक्ष्मी लिखा गया है नाम को। तो ये लक्ष्मी व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जब दूसरा संज्ञा जो इसमें यूज कर लिया जाएगा तो दूसरा वाला जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन जो शेक्सपियर होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, क्योंकि ये शेक्सपियर जो है इंग्लिश के पोएट हैं, वो उनके लिए नहीं कहा गया है। शेक्सपियर एक अब जाति बन चुकी है जो महान कवियों की होती है, उसे शेक्सपियर हम बोल सकते हैं अन्य शब्दों में। तो इसी तरह शेक्सपियर को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। तो प्रभुदेवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन माइकल जैक्सन, उस माइकल जैक्सन को ना करके कहकर माइकल जैक्सन की जाति का बोध करा रहा है कि माइकल जैक्सन किस मतलब किस कैटेगरी के हैं, तो वो उस तरह से वो उन्हें जातिवाचक संज्ञा में लिया जाएगा माइकल जैक्सन। अगर माइकल जैक्सन की बात करें तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यहाँ माइकल जैक्सन की लगभग जाति का बोध कराया जा रहा है। माइकल जैक्सन जैसा व्यक्ति है, तो इस तरह इन्हें जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। अगला देखिए, भारत में अनेक जयचंद है। तो भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन जयचंद उस जयचंद की बात नहीं हो रही है। जयचंद जो एक, अब इसको मान लिया गया है कि जितने भी चुगलखोर होते हैं उन्हें जयचंद कह सकते हैं, तो इस तरह जयचंद की एक जाति बन चुकी है। तो इस तरह से यहाँ जो जयचंद होगा वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके आगे है, राधा तो हमारे घर की गंगा है। राधा हमारे घर की गंगा है, तो यहाँ राधा व्यक्तिवाचक होगा और गंगा जो है दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके विपरीत है ये दोस्तों, इसमें देखिए जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गांधी, गांधी तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें अगर लिख दे रहा है गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो इसमें गांधी जी उस पार्टिकुलर गांधी जी महात्मा गांधी की बात कर रहा है ये। तो इस तरह से यहाँ ये गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ना कि जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद नेहरू, नेहरू ये भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नेहरू जी ने विदेश में भारत को पहचान दिलाई, तो इस पार्टिकुलर नेहरू जी की बात कर रहा है, तो ये इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो पटेल कह रहा है तो पटेल सरदार पटेल की बात करेगा यहाँ पर, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। मोदी, तो दोस्तों मोदी भी एक व्यक्तिवाचक, वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा है मोदी, लेकिन जब मोदी जी ने देश को अलग पहचान दिलाई इस तरह के शब्द में बात कर रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है, तो इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा से अलग हटाकर इतने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। शास्त्री जी इसी तरह से, शास्त्री जी एक महान व्यक्ति थे, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, हमने पहले ही बताया था। बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है।
तो कैसे देखते हैं, आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है। अगर चोरी कहेगा दोस्तों, चोरी केवल चोरी कहेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लेकिन चोरियां जब कहेगा, चोरियां ये बहुवचन हो जा रहा है, तो चोरियां एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसी तरह शहर में गंदगियों का ढेर लग गए हैं। अगर गंदगी कहता तो उसमें भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन गंदगियां कह देने से ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, पूरा संज्ञा समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ। स्टार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।